क्या आप भी उन यादों, रिश्तों या बातों को अब तक पकड़कर बैठे हैं जो कब के जा चुकी हैं? क्या आपका मन भी बार बार वही पुरानी बातें दोहराता है जो आपको सिर्फ थकाती हैं? तो रुकिए, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके मन की सफाई का तरीका है। इस वीडियो में हम आपको उस रास्ते पर लेकर चलेंगे जहां आप सीखेंगे कि कैसे अतीत से आजादी पाएं, कैसे माफी को अपनाएं और कैसे खुद को फिर से बिना बोझ के जिएं। ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये आपके भीतर की गिरहें खोलने की चाबी है। विश्वास मानिए, ये किताब आपको एक नई दिशा में सोचने में मजबूर कर देगी। तो बस अब एक गहरी सांस लीजिए और इस पूरी जर्नी के लिए हमारे साथ चलिए, क्योंकि शायद अब वक्त आ गया है लेटिंग गो करने का। अध्याय 1, जो तुमने पकड़ा है असल में वही तुम्हें पकड़े बैठा है। क्या आपने कभी किसी पुरानी बात को इतने सालों तक पकड़ कर रखा है कि वो अब आपकी आदत बन गई है? जैसे कोई टूटा रिश्ता, कोई याद, किसी का कहा गया कड़वा बात, या वो सपना जो कभी देखा था, जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि हमने उन बात को पकड़ रखा है, लेकिन सच तो ये है, अब वो बात हमें पकड़े बैठी है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का पहला भाग इसी गहरी लेकिन अनदेखी सच्चाई को सामने लाता है। ये हिस्सा हमें बताता है कि क्यों छोड़ना जरूरी है, क्या वाकई पकड़ना ही दुख का कारण बनता है, और कैसे हमारे मन में कुछ ऐसी जड़ें बन जाती हैं जो हमारी भावनाओं को रोक कर रखती हैं, जैसे कोई रुकावट जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि बीते हुए को पकड़ कर रखना एक तरह की वफादारी है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को या किसी चीज को भुला दिया तो शायद हम गलत हो जाएंगे, लेकिन ये पकड़ एक वक्त बाद जिम्मेदारी नहीं, जंजीर बन जाती है। और यही पहली सीख है, छोड़ना जरूरी है। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, छोड़ना मतलब उस तकलीफ को पहचान कर उससे आजाद हो जाना है। क्योंकि जब हम अंदर ही अंदर दर्द को पकड़े रहते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। अब जरा सोचिए, जब हम गुस्से को, अफसोस को या किसी पुराने धोखे को सीने से लगाए रखते हैं तो वो सिर्फ याद नहीं बनता, वो हमारे भीतर एक जिंदा जख्म बनकर रह जाता है। इसीलिए किताब का दूसरा पॉइंट सवाल उठाता है, क्या पकड़ना ही दुख का कारण है? यहाँ लेखक साफ करते हैं कि कई बार दुख खुद चीजों में नहीं होता, वो तो हमारी उनसे चिपके रहने की जिद में होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बदलें, रिश्ते वैसा ही रहें जैसा हम सोचते हैं, हमेशा कंट्रोल हमारे पास हो, लेकिन जिंदगी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। और जब हकीकत हमारी उम्मीदों से टकराती है तो वहीं से जन्म होता है दुख का। जैसे किसी रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करो, जितना कसोगे उतनी ही तेजी से वो फिसलेगी। वैसे ही हमारे इमोशंस हैं, जितना थाम कर रखोगे उतना ही परेशान कर देंगे। तीसरा पॉइंट हमें लेकर जाता है हमारी मानसिक जड़ों की तरफ, यानी वो बातें, विश्वास और भावनाएं जो हमारे बचपन या पुराने अनुभवों से पैदा हुई और आज भी हमारे अंदर गहराई में छुपी हैं। शायद आपको कभी किसी ने कहा हो, मजबूत बनो, रोना कमजोरी है, या माफ कर देना बेवकूफी है। तो ये बातें हमारी सोच की जड़ें बन गईं। अब जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहां हमें माफ करना चाहिए, हम खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मन के किसी कोने में बैठा वो पुराना यकीन बोल पड़ता है। इसी तरह जब हम बार बार खुद को ये कहने लगते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे छोड़ दिया गया, या मैं हमेशा असफल रहता हूँ, तो ये शब्द धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। हम खुद को उन्हीं जख्मों से परिभाषित करने लगते हैं, और फिर बाहर से कितनी भी पॉजिटिव चीजें हों, वो अंदर घुस ही नहीं पाती। यहीं से समझ आता है कि भावनात्मक बोझ क्या होता है। वो बोझ जो कोई और नहीं, हम खुद ढोते हैं, जिसे हम हर सुबह अपनी आंखों के नीचे, हर रात अपनी नींद में और हर रिश्ते के भीतर महसूस करते हैं। अब जरा एक कहानी सुनिए। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। पास से एक आदमी गुजरा जो बोरे में पत्थर भरकर ले जा रहा था। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, मंदिर तक। साधु ने कहा, इतना भारी बोझ लेकर क्यों जा रहे हो? आदमी बोला, मुझे आदत हो गई है इसे ढोने की, अब बिना इसके चल नहीं पाता। हम सब कहीं न कहीं वही आदमी हैं। हम दुख को, अफसोस को और गुस्से को बोरे में भरकर लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है। लेकिन अब वक्त है रुककर सोचने का, क्या वाकई ये बोझ जरूरी है? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का पहला भाग हमें यही सिखाता है कि हमारी असली आजादी पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने गिले शिकवे से चिपक जाएं, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए,
क्या मैं इसे पकड़कर रख रहा हूँ या ये मुझे? अध्याय 2, मन का बंधन। इस अध्याय का नाम ही बहुत कुछ कहता है। मन का बंधन यानी वो अदृश्य डोरियां जो हमारे भीतर बंधी हैं, पर हमें हर रोज थामे रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतीत का असर और उससे आजादी की। हमारा अतीत, चाहे वो मीठा हो या कड़वा, हमारे आज की सोच, हमारे निर्णय और यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी प्रभावित करता है। कोई एक घटना, एक बचपन का अनुभव, एक टूटा रिश्ता, एक नाकामी हमारे अंदर इस कदर बैठ जाती है कि हम चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते। ये अनुभव हमारे विश्वासों को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने एक समय पर आपकी काबिलियत पर शक किया हो सकता है आज भी आप अपनी काबिलियत पर भरोसा न कर पाते हो। जबकि असलियत ये है कि वो बीता हुआ वक्त, वो बात, वो इंसान सब पीछे छूट चुके हैं, लेकिन हमारे भीतर वो असर अब भी जिंदा है। इस अध्याय में यही बात बेहद खूबसूरती से समझाई गई है कि अतीत की घटनाएं सिर्फ यादें हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी पहचान बना बैठते हैं। और जब तक हम अतीत को अपनी वर्तमान सोच से अलग नहीं करते, तब तक वो हमारा आज खा जाता है। आजादी तब मिलती है जब हम अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, पर उसमें जिंदा रहना छोड़ देते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, वर्तमान में जीने की कला। कहना आसान है, आज में जियो, लेकिन करना उतना ही कठिन। हमारा मन या तो अतीत में पछतावे ढूंढता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी असली जिंदगी, हमारी खुशियाँ, हमारी ऊर्जा सब यही है, इस पल में। यह अध्याय एक तरह से हमें जीवन की सबसे अहम कला सिखाता है, माइंडफुलनेस, यानी इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनिए। जब चल रहे हो तो हर कदम को महसूस कीजिए। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो न अतीत का पछतावा हमें दुखी करता है, न भविष्य की चिंता हमें डराती है। हम आज के पल में जीना शुरू करते हैं और यहीं से मानसिक शांति की शुरुआत होती है। तीसरा और बेहद गहरा पॉइंट है नियंत्रण छोड़ना और भावनाएं स्वीकारना। हम इंसान हमेशा चीजों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसा बर्ताव करें जैसा हम सोचते हैं, चीजें वैसे घटें जैसे हमने प्लान किया है। लेकिन जिंदगी किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं चलती। जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, दुखी होते हैं। यही निराशा धीरे धीरे अंदर एक जंग की तरह फैलती है। हम खुद से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, हालात से लड़ते हैं। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है, भावनाओं से लड़ना बंद करो, उन्हें अपनाना शुरू करो। अगर तुम दुखी हो तो खुद से कहो, हाँ मैं अभी दुखी हूँ और ये ठीक है। अगर तुम डर महसूस कर रहे हो तो खुद को ये इजाजत दो कि तुम डर सकते हो। भावनाओं को स्वीकारना मतलब खुद से प्रेम करना। और जब हम किसी भावना को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी वो भावना अपने आप बहकर चली जाती है। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से हीलिंग शुरू होती है। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत असरदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठा था। उसके पास एक कटोरी थी जिसमें वो हर रोज भिक्षा मांगकर खाना खाता था। एक दिन एक औरत आई और गुस्से में उसकी कटोरी को लात मार दी। कटोरी नदी में बह गई। लोग चौंक गए, लेकिन साधु मुस्कुराया और बोला, शायद अब भगवान चाहते हैं कि मैं और कम चीजों से बंधा रहूं। देखिए, जिसे हम खोना मानते हैं वो कभी कभी असल में आजादी होती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी किसी बीती बात से बंधे हुए हैं? क्या आप पूरी तरह वर्तमान में जी पा रहे हैं? क्या आप अपनी हर भावना को वैसे ही अपनाते हैं जैसे वो है, बिना जज किए? इस अध्याय का सार यही है, मन के बंधन दिखते नहीं, लेकिन ये सबसे मजबूत बंधन होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए आपको किसी हथौड़े की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा स्वीकार, थोड़ा लेटिंग गो और थोड़ा सेल्फ लव। जब आप अतीत से मुक्त होकर आज में जीना शुरू करते हैं और हर भावना को सम्मान देते हैं, तभी असली मानसिक आजादी की शुरुआत होती है। अध्याय 3, आत्मसम्मान की दीवार। अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, खुद की इज्जत, खुद के लिए प्यार और खुद को प्राथमिकता देने की कला। तो आइए डुबकी लगाते हैं अध्याय आत्मसम्मान की दीवार में और जानते हैं कैसे ये दीवार हमें दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही खोई हुई पहचान से जोड़ती है। कभी सोचा है कि जब कोई हमें बार बार नीचा दिखाता है तब दर्द इतना क्यों होता है? या जब हम ना नहीं कह पाते तो अंदर से खुद से ही नाराज क्यों हो जाते हैं?
क्या आपने कभी खुद को किसी के लिए बार बार बदलने की कोशिश की है, ये सोचकर कि शायद वो हमें पसंद करने लगेंगे? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं धुंधली हो चुकी होती है। हम दूसरों को तो बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचाते। यह अध्याय इसी बात को सुलझाता है कि कैसे आत्मसम्मान की एक मजबूत दीवार खड़ी की जाए, जो आपको अपनी पहचान, अपनी भावनाओं और अपने अधिकारों की रक्षा करना सिखाए। इसकी शुरुआत होती है सीमाएं तय करना से। हम सबके भीतर एक आवाज होती है जो कहती है, बस अब और नहीं। लेकिन हम उस आवाज को अक्सर दबा देते हैं, ये सोचकर कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या हम बदतमीज लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सीमा तय करना कोई बदतमीजी नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान का पहला कदम है। अगर आप हर बार दूसरों की मर्जी से चलेंगे तो धीरे धीरे आप खुद की मर्जी खो बैठेंगे। और जब इंसान खुद से कटने लगता है तब सबसे ज्यादा खोखला महसूस करता है। इस अध्याय में यही सिखाया गया है कि हर रिश्ता तब तक स्वस्थ होता है जब तक उसमें एक स्पष्ट सीमा होती है। और यह सीमा तय करना कोई दीवार नहीं खड़ी करना है, बल्कि ये अपने मन की खिड़कियों को ताजी हवा देने जैसा है। इसके बाद आता है एक और गहरा पॉइंट, आत्मकरुणा और खुद को स्वीकारना। हमारे भीतर की सबसे क्रूर आवाज अक्सर हमारी ही होती है, वही जो कहती है, तू नाकाम रहा, तेरे साथ कुछ सही नहीं होता, तू क्यों इतना कमजोर है। सोचिए, अगर कोई और इंसान हमसे ऐसे बोले तो शायद हम उसे दोबारा न देखें, पर खुद से हम यही बातें रोज कहते हैं, बिना रुके। आत्मकरुणा का मतलब है खुद से वैसे ही पेश आना जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से पेश आते हैं। गलतियां करना इंसानी बात है, लेकिन खुद को माफ करना, समझना और थाम लेना, ये एक ताकत है। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, बिना एडिट किए, बिना नकली मुस्कान के, तभी आप सच में आजाद होते हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है कि आप अपने अंदर जितना प्रेम भरेंगे, बाहर की दुनिया उतना ही कम तकलीफ देगी, क्योंकि फिर आप दूसरों के वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहेंगे। और फिर आता है आखिरी पॉइंट इस अध्याय का, खुद को प्राथमिकता देना सीखना। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को नजरअंदाज करना गलत है। आप सबको खाना खिला दें, लेकिन खुद भूखे रहें, क्या ये सही है? सबकी सुने, सबका ख्याल रखें, लेकिन अपनी आवाज को दबा दें, क्या ये इंसाफ है? इस अध्याय में यही बात दिल से कही गई है कि आप तभी दूसरों के लिए कुछ बन सकते हैं जब आप पहले अपने लिए कुछ बने। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान का सबसे प्यारा रूप है। अब सुनिए एक छोटी सी कहानी। सिया नाम की लड़की हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती थी। दोस्त फोन करे तो नींद छोड़ दे, कोई गलत भी बोले तो मुस्कुरा दे, बॉस ज्यादा काम दे तो ना न कहे। एक दिन उसका शरीर थक गया, दिमाग चिड़चिड़ा हो गया और दिल उदास। तब एक बुजुर्ग महिला ने उसे कहा, बेटी, अगर तुम अपना प्याला खाली रखोगी तो दूसरों को क्या दोगी? तब सिया ने सीखा, खुद को भरना जरूरी है ताकि दुनिया को सच में कुछ दे सके। अब आप भी जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने अपनी कोई सीमा तय की है? जब आप खुद से बात करते हैं तो लहजा कैसा होता है? और क्या आप खुद को भी वैसी ही प्राथमिकता देते हैं जैसी दूसरों को? इस अध्याय का सार यह है, आत्मसम्मान की दीवार कोई घमंड नहीं, यह एक आत्मिक सुरक्षा कवच है। जब आप ये सीख लेते हैं कि कहाँ ना कहना है, खुद से कैसे हाँ कहना है और खुद की कितनी अहमियत है, तभी आप सच्चे अर्थों में जीवन को पूरी तरह जी पाते हैं। अध्याय 4, माफी की शक्ति। इस हिस्से की बात करते ही मन में एक गहरी सांस सी निकलती है। जैसे हम जानते हैं कि माफ करना जरूरी है, पर आसान बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज माफी को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभव की तरह समझते हैं। कभी कभी हम दूसरों को माफ नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे वो जीत जाएंगे। हम दर्द को पकड़कर रखते हैं जैसे कोई सबूत हो कि हमारे साथ गलत हुआ था। हम अंदर से कहते हैं, मैं क्यों माफ करूं? उसे तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं। लेकिन यही तो बात है, माफी सामने वाले के लिए नहीं होती, माफी अपने लिए होती है। इस भाग में 3 जरूरी बातें सिखाई गई हैं, दूसरों को माफ करना, खुद को माफ करना और अंदर की गांठों को खोलना। और इन तीनों को अपनाना मतलब एक ऐसी यात्रा पर निकलना जहां दिल धीरे धीरे हल्का होता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दूसरों को माफ करना। जब कोई अपना ही इंसान हमें धोखा दे, हमारे भरोसे को तोड़े या कुछ ऐसा कह जाए जो आत्मा तक को हिला दे, तब माफ करना एक कमजोरी नहीं बल्कि साहस बन जाता है।
यह अध्याय कहता है कि जब हम किसी के लिए अपने दिल में गुस्सा, नफरत या बदले की भावना पालते हैं, तो असल में हम खुद को ही सजा दे रहे होते हैं। उस इंसान को शायद फर्क भी न पड़े, लेकिन हमारा मन, हमारे विचार और हमारे शरीर सब उस जहर से धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं। माफ करना ये नहीं कहता कि जो हुआ वो सही था। माफ करना मतलब अब मैं उस दर्द को अपने भीतर और जगह नहीं दूंगा। अब मैं अपनी शांति को उस इंसान के बर्ताव से तय नहीं होने दूंगा। यह अध्याय आपको सिखाता है कि माफ करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक प्रक्रिया है। और हर बार जब आप उस इंसान को याद करके नाराज नहीं होते, समझ लीजिए एक और गांठ खुल गई। अब बात करते हैं खुद को माफ करना। ये हिस्सा शायद सबसे कठिन है। हम दूसरों को फिर भी माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है, अपनी किसी गलती की, अपने किसी निर्णय की, किसी रिश्ते की जो टूट गया, तब हम सालों साल खुद को सजा देते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने उस दिन वो नहीं कहा होता, मैंने कैसे ऐसा कर लिया। खुद को माफ करना मतलब है अपने अंदर के बच्चे को गले लगाना, ये कहना कि हाँ, मुझसे भी गलती हुई, लेकिन मैं अब उस गलती से बंध कर नहीं रहूंगा। मैं उसे समझूंगा, स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। इस अध्याय में बताया गया है कि जब तक आप खुद को नहीं अपनाते, दुनिया आपको अपनाना नहीं सीखती। और जब आप अपनी हर कमजोरी, हर गलती को समझदारी और प्यार से देखना शुरू करते हैं, तो अंदर एक सुकून पैदा होता है जो किसी बाहरी वैलिडेशन से नहीं आता। अब आती है तीसरी और सबसे खूबसूरत बात, अंदर की गांठों को खोलना। ये गांठें क्या होती हैं? ये वो बातें होती हैं जो हमने कभी किसी से नहीं कही, वो आंसू जो हम रोक गए, वो गुस्सा जो अंदर ही अंदर दब गया, और वो बातें जो हमने खुद से भी छिपा ली। हर बार जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस नहीं करते, एक गांठ बनती है। धीरे धीरे ये गांठें हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारी डिसीजंस को प्रभावित करने लगती है। इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि हर भावना को महसूस करना जरूरी है, चाहे वो दुख हो, पछतावा हो या शर्म, क्योंकि भावना को जितना दबाओगे वो उतनी ही गहरी बैठती है, और जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांठें खोलना मतलब है खुद को सुनना, खुद को समय देना, खुद को इजाजत देना कि आप भी टूट सकते हैं, आप भी थक सकते हैं, आप भी रो सकते हैं। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत असरदार कहानी सुनिए। एक लड़का था, अर्जुन। स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त था रोहन। एक दिन कुछ झगड़ा हो गया और रोहन ने सबके सामने अर्जुन का मजाक उड़ाया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वो टूट गया। सालों बीत गए, अर्जुन बड़ा हो गया, कामयाब भी हो गया, लेकिन रोहन का चेहरा, वो पल आज भी उसके मन में एक कांटे की तरह चुभता था। एक दिन उसने एक डायरी में लिखा, रोहन, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि अब मुझे अपनी शांति ज्यादा प्यारी है। वो दिन अर्जुन के जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गया। जिसे वो बोझ समझता था, वो सिर्फ एक गांठ थी जो खुलते ही सब कुछ हल्का हो गया। अब खुद से पूछिए, क्या आपने किसी को दिल से माफ किया है, या अब भी उस बात को पकड़कर बैठे हैं? क्या आप खुद से प्यार से पेश आते हैं, या अब भी खुद को सजा देते रहते हैं? क्या आपके मन में कोई ऐसी गांठ है जो खुल जाए तो सांसें हल्की हो जाएं? इस अध्याय का सार है, माफ करना हारना नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा विजय है। यह खुद को उस दर्द से आजाद करना है जो अब आपको परिभाषित नहीं करता। जब आप दूसरों को, खुद को और अपने बीते हुए दर्द को छोड़ना सीखते हैं, तब आप हल्के होते हैं, और हल्के लोग ही ऊंचा उड़ते हैं। अध्याय 5, एक नई उड़ान। तोड़ो पिंजरा और खोलो पंख। यह भाग किसी किताब का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का न्योता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि छोड़ना ही काफी नहीं होता। असली बात तब शुरू होती है जब हम खुद को फिर से खोजते हैं, समझते हैं और नए रूप में गढ़ते हैं। कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप चल तो रहे हैं, पर एक जगह टिके हुए हैं, जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं पर कोई अदृश्य रस्सियां खींचे जा रही हों। कितनी बार हम खुद से कहते हैं, काश मेरा मन थोड़ा साफ होता, काश मैं अपने इमोशंस को समझ पाता, काश मुझे पता होता कि मैं सच में चाहता क्या हूँ। इन्हीं काशों से निकलकर ये अध्याय हमें अब में जीना सिखाता है, हमें अपने पिंजरे से निकलने की हिम्मत देता है। और ये पिंजरा किसी और ने नहीं बनाया, ये हमारे ही बनाए डर, उलझने और सीमाएं हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पिंजरा तोड़ सकते हैं और फिर पंख खोल सकते हैं। सबसे पहली बात आती है मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक आजादी। हमारा मन दिन भर में हजारों बातें सोचता है। कोई एक बात पकड़कर हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, फिर उसी में उलझ जाते हैं।
कभी बीती बातें सताती हैं, कभी भविष्य की चिंता, और इसी उलझन में आज को जीना भूल जाते हैं। मानसिक स्पष्टता यानी क्लैरिटी का मतलब है खुद से यह पूछना कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप अपने भीतर झांकने लगते हैं। और भावनात्मक आजादी क्या है? यह वो स्थिति है जब कोई और आपकी भावनाओं का मालिक नहीं रह जाता। जब कोई कुछ कह दे तो आप अंदर से टूटे नहीं। जब कोई आपकी तारीफ करे तो ही आप खुश हों। ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि आपकी शांति आपके ही हाथ में होनी चाहिए। जब आप अपनी भावनाओं को समझना, स्वीकारना और उनसे बाहर निकलना सीख जाते हैं, तब आप सच्चे मायनों में आजाद होते हैं। अब आते हैं एक बेहद सुंदर और गहरे विषय पर, ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान कोई आध्यात्मिक जादू नहीं है। यह कोई बाबा का प्रवचन नहीं, बल्कि अपने साथ बैठने की ईमानदार कोशिश है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह से जीना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलें। न दिमाग कल में जाए, न कल की फिक्र आज में हो। ध्यान आपको वो स्पेस देता है जहां आप सोचों से एक कदम पीछे हटकर देख सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस अध्याय में बताया गया है कि हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ चुप बैठना एक आत्मा को नई ऊर्जा देने जैसा है। यह वो अभ्यास है जो आपको हर उस विचार से अलग करता है जो आपकी पहचान नहीं है, और धीरे धीरे आपको खुद से मिलवाता है। अब आता है अंतिम और सबसे जरूरी हिस्सा, खुद को फिर से गढ़ना। जब हम पुराने बोझ छोड़ देते हैं, खुद को माफ कर देते हैं, पिंजरे की सलाखें हटा देते हैं, तब जिंदगी हमें एक खाली कैनवस देती है। अब सवाल ये है, आप इस कैनवस पर क्या चित्र बनाना चाहेंगे? खुद को फिर से गढ़ना मतलब है अपने आप को उस रूप में ढालना जो अब आपके अनुभव, आपकी समझ और आपकी सच्चाई से मेल खाता है। इस बार आप किसी की नजर में खुद को अच्छा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की नजर में ईमानदार बनने के लिए खुद को गढ़ते हैं। यह अध्याय कहता है कि अब जब आप आजाद हैं तो डर को छोड़िए, नए सपने देखिए, वो काम कीजिए जो दिल कहता है, नई आदतें बनाइए, पुराने पैटर्न तोड़िए। आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन रुकना भी नहीं है। एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनिए। नेहा एक सफल कॉर्पोरेट नौकरी में थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह थकी हुई। वो रोज सोचती थी, क्या यही जिंदगी है? फिर एक दिन उसने अपनी डायरी खोली और सिर्फ एक लाइन लिखी, अब से मेरी जिंदगी मेरे मन की होगी। उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, पर अपने आप को ढालना शुरू किया, ध्यान शुरू किया, पुराने झगड़ों को माफ किया। धीरे धीरे नेहा वही बनती गई जो वो हमेशा बनना चाहती थी, एक शांत, मजबूत और अपनी मर्जी से जीने वाली औरत। कहानी का सार ये है, आपको पूरी दुनिया बदलनी नहीं, बस खुद से जुड़ना है। अब जरा आप सोचिए, क्या आप सच में आजाद हैं? क्या आपके पंख खुले हैं या अब भी किसी डर ने बांध रखे हैं? क्या आपने खुद के लिए जीना शुरू किया है या अब भी दूसरों की सोच आपकी दिशा तय कर रही है? अब जब आप छोड़ना सीख चुके हैं, माफी का महत्व जान चुके हैं और अपने मन के बोझ हल्के कर चुके हैं, तो अब वक्त है उड़ने का। पिंजरा कोई जगह नहीं, बल्कि एक स्थिति है, और पंख कोई चीज नहीं, बल्कि एक साहस है। तो उस साहस को अपनाइए, अपने मन की सच्चाई को थामिए और उड़ जाइए वहां जहां जिंदगी आपकी इंतजार कर रही है, आपके असली रूप में। हमने इस किताब के 5 हिस्सों में जाना कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर, अपने डर और पुराने अनुभवों से आजादी पाकर एक हल्की और सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। किताब ने हमें सिखाया कि छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। हमने सीखा कि माफी सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी देनी होती है। और सबसे बढ़कर ये समझ आया कि हम अपने सबसे बड़े कलाकार हैं, जो खुद को फिर से गढ़ सकते हैं, नई सोच से, नए विश्वास से। अब वक्त है इस सीख को सिर्फ सुनने का नहीं, जीने का। हर दिन थोड़ा छोड़िए, थोड़ा स्वीकार कीजिए और थोड़ा खुद को पहचानिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आप इसी तरह की किताबों से जुड़कर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पेज ऑडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर हफ्ते मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और दिमाग को बदल दें। याद रखिए, जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया आपको समझने लगती है।